हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया था, हम लोगों ने बर्फ़ वाले रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था कि अगर एक बीकर में बर्फ़ को रखा गया है, वो पिघल रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार उस क्वेश्चन को 1 मिनट में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एक बीकर बताया था, उस बीकर में हम लोगों ने पानी भरा था और उसमें एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हमने डाल दिया था। फिर हम लोगों ने बात की थी जो बर्फ का टुकड़ा है, इसका जो 10% भाग है ये रहेगा बाहर और 90% भाग क्या होगा, ये होगा आपका पानी के अंदर। और जब ये गलेगा तो बीकर के पानी का स्तर वही रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। इस चीज को हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट लगा देता हूं, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। आज जरा सा हम लोग एक थोड़ा सा इससे आगे चलने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर एक पानी से भरे बीकर में बर्फ तैर रही हो और उसके ऊपर एक सिक्का रखा हो। ध्यान दें, यहां पर सिक्के का मेरा मतलब है कोई वेट रखा हो। एग्जाम में आपको हो सकता है सिक्का दे दे या हो सकता है आपको कंचा दे दे। ठीक है, कंचा मतलब गोली होती है, ठीक है, शीशे वाली, मार्बल जिसे बोलते हैं, या कोई पत्थर दे दे, कुछ भी दे सकता है, डजंट मैटर वो क्या दे रहा है। बस आपको इतना समझना है कि अगर एक पानी से भरे बीकर में बर्फ जो है वो तैर रही है और इस बर्फ के ऊपर 5 का सिक्का रखा हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे मित्रों। अगर इस बर्फ के ऊपर 5 का सिक्का रखा हो और ये बर्फ गल करके पानी में जाएगी तो जो बीकर का जल स्तर है, पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है वही रहेगा और चौथा ऑप्शन है कि हम कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दें, फिर इसको हम लोग बिल्कुल से प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया सा आंसर है, जरा सा दिमाग लगाइए कि होना क्या चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर एक पानी से भरे हुए बीकर में बर्फ जो है ये तैर रही है। ठीक है, बर्फ तैरने पर क्या होता है कि बर्फ अपने वजन के हिसाब से पानी को हटाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही कहेंगे सर वही रहेगा, ये जबकि गलत आंसर है। पानी का स्तर जो है वो घट जाएगा मेरे मित्रों। क्यों घटेगा, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, बचपन में आपने कौवे वाली कहानी बहुत पढ़ी होगी कि एक घड़े में पानी बहुत कम था, एक कौवे को बहुत जोर से प्यास लगी थी, उस बेचारे ने घड़े में देखा कि पानी है और फिर वो जो है घड़े में पानी पीने के लिए बैठा। लेकिन उसको जब ये पता चला कि घड़े में जो पानी है वो बहुत ही कम है, अगल बगल उसने नजर दौड़ाई तो उसको बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिखे। ठीक है, अब वो बेचारा क्या करा, एक एक कंकड़ पत्थर ला के इस घड़े में डालता गया और इसका जल स्तर बढ़ गया, बढ़ते इसके तक पानी पहुंच गया और इसने जो है वो पानी पी लिया। है ना, चालाक कौवा करके आपके 4th या 5th में कहानी रही होगी। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घटेगा पानी का जलस्तर। ऐसा क्यों होगा ये समझिएगा। जब एक बर्फ का टुकड़ा, इसके ऊपर मैंने कोई वेट रख दिया, ध्यान दें, जब मैंने इसके ऊपर कोई वेट रख दिया है, अब जब बर्फ के टुकड़े के ऊपर वेट रखा है तो ये वेट अपने से वेट को क्या कर लेगा, थोड़ा सा ज्यादा बर्फ को पुश करेगा। यानी जितना जल उसको विस्थापित करना था उससे थोड़ा सा ज्यादा वो क्या कर देगा, जल को विस्थापित कर देगा। मतलब ऐसा आप समझिए कि पानी पर तैरने के लिए इंसान क्या करता है, बोट का इस्तेमाल करता है। क्यों, अगर वो पैर रखेगा पानी पे तो वो जाएगा डूब। वो क्या करता है, बोट से यानी नाव से अपने पैर के साइज को क्या
कर लेता है बड़ा, यानी जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना क्या होगा, ज्यादा क्षेत्रफल होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा मेरे दोस्तों। ये हम आपको दाब वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दबाव क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो मान लीजिए सिक्का छोटा सा है ना, इतने क्षेत्रफल पर है, लेकिन जो बर्फ इस पे इसके नीचे रखी है उसका क्षेत्रफल तो ज्यादा है। इट मींस क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से दबाव भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और दबाव ज्यादा होने की वजह से ये पानी को विस्थापित कर देगा, यानी जो जल स्तर होगा वो वास्तविकता से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कि आपके घर वालों ने आपको डांटा, कह रहे क्या कर रहे हो, बदतमीज कहेंगे, तो आप क्या करें, इसको धूप में ले जाकर के रख दिए कि जल्दी जल्दी बर्फ गल जाए, सर ने बोला तो इसको देखें जरूर होता क्या है। आप जैसे धूप में ले जाकर के इसको रख दिए, बर्फ क्या हो गई, जल्दी से थोड़ी पिघल गई। पिघलने के बाद जो सिक्का है ये खट से जो है गिर गया। यहां पर एक छोटा सा फिगर और बना लेते हैं। सिक्का जो है ये क्या हो जाएगा, आपके पानी में गिर जाएगा, ठीक है, धड़ाम से आपके पानी में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब जब ये सिक्का गिरा, अब जब ये सिक्का जो है वो आपके पानी में गिरा, अब ध्यान दें इस सिक्के की अपनी उतनी औकात नहीं है कि जलस्तर को क्या कर सके, ऊपर कर सके। इसके पास इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है कि जलस्तर को क्या कर सके, ऊपर कर सके, क्योंकि इसका जो दबाव का क्षेत्रफल है वो क्या है, थोड़ा सा कम है। इसका जो दबाव का क्षेत्रफल है वो क्या है, थोड़ा सा कम है, जबकि जो बर्फ के दबाव का क्षेत्रफल था वो क्या था, थोड़ा सा अधिक था। आप डेली रूटीन लाइफ में भी इसको करके देख सकते हैं। कैसे करके देख सकते हैं, एक काम कीजिए, एक बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी में ढेर सारे कंकड़ पत्थर डालिएगा, लेकिन हाँ घर वालों के नजरों से थोड़ा दूर हटके, नहीं तो फिर आप मुझे भी डांट खिलाओगे कि सर ने तो कहा है बाल्टी में कंकड़ डालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाल्टी में आप कंकड़ पत्थर डाल लेंगे, ठीक है। कंकड़ पत्थर डालने पर आपको पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर वही एक काम कीजिएगा, एक मग्गा जो आप नहाते हैं जिससे, उस मग में जो है वो सारे के सारे कंकड़ पत्थर डाल दीजिए। उसके बाद उस मग्गे को आप जल में डुबो दें, पानी में भिगो दें। आप ये देखेंगे कि सिर्फ जब आपने कंकड़ पत्थर डाला था तो जल स्तर उतना ऊपर नहीं हुआ था जितना मग्गे के साथ अगर आप कंकड़ पत्थर डाल देते हैं तो जल स्तर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। यही रीजन है कि जब एक जल से भरे बीकर में बर्फ तैरती रहती है और इसके ऊपर कोई वेट रखा होता है, कोई वजन रखा होता है, और जब ये वजन क्या होता है, जब ये बर्फ गलती है और ये वजन इस पानी में गिरता है तो जलस्तर बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, घट जाता है। मेरे दोस्तों जलस्तर बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, ये घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, ये जलस्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चीज को समझिएगा। एक बार इस फिगर को अगर मन हो तो बना लें, अदरवाइज इसका आंसर लिख लें कि जो जलस्तर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ और चलेंगे, इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ठीक, ओके। चलिए एक क्वेश्चन जरा सा और देखते हैं हम लोग। इसी मान लीजिए जो बीकर इसमें सिक्का डाला था, इसी में थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इस बीकर के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, छन्नी रख दी, चाय वाली छन्नी, है ना। सबको पता है चाय, सारे लोग लॉकडाउन में तो खूब छानते होंगे, घर वाले बोलते हैं खाली बैठे हो तो चाय ही बना लो। कुछ लोगों को चाय भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, ठीक है, प्राण जाए पर चाय ना जाए, ऐसे वाली सिस्टम होती है, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पर ऐसे, इसमें हमने बर्फ डाल दिया, ठीक है। अब जब ये बर्फ पिघलेगी, अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, सर बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, यानी बूंद बूंद करके इस बीकर में गिरेगा और इसका जल स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी अगर बाहर से कहीं से कोई भी लिक्विड इसके अंदर डाला जा रहा है तो जल स्तर बढ़ेगा। पहले से अगर सारी चीजें उपस्थित हैं, पहले से क्या है, अगर सारी चीजें उपस्थित हैं तो क्या होगा, जल स्तर या तो वही रहेगा, कब, जब सिर्फ बर्फ रहेगी, इसके ऊपर एक सिक्का नहीं रहेगा। और अगर इसके ऊपर कोई वेट है, कोई सिक्का है, कोई कंचा है, कोई पत्थर है, कुछ भी है, तो इसका वजन, इसका जो जल स्तर होगा पहले से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। मेरे दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही 3 बातें इन टॉपिक में याद रखनी है। बहुत प्यारा से ये टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक छोटा सा हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से अपने अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। देखिए मान लीजिए हम लोगों ने एक छोटा सा कोई ग्राफ बना लिया, ठीक
ठीक है, ये हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहां पर रख दिया टेम्परेचर को, ठीक, और यहां हम लोगों ने रख दिया प्रेशर यानी दाब, यहां पर रख दिया हम लोगों ने तापमान, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या रख दिया, तापमान रख दिया, और यहां पर हम लोगों ने रख दिया दाब, ठीक है। अब क्या होगा, समझिएगा हमारी बातों को। अगर हम लोगों ने ऐसा काम किया तो अब हमको करना क्या है, यहां पर एक मान लीजिए बिंदु हम यहां ले रहे हैं और एक बिंदु यहां ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का बिंदु नाम होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, कि सर मेरा नाम ले रहे हैं, बिंदु मतलब एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या इस पॉइंट पर टेम्परेचर आपको अगर करना पड़ रहा है तो कितना, इतना ही तो चलना पड़ रहा है, यानी टेम्परेचर कैसा होगा आपका, निम्न तापमान, निम्न क्या होगा, ताप होगा, यानी लो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। ध्यान दें मेरी बातों को। अच्छा, अगर हम लोग बात करें दाब की, तो देखिए आपको इतना चलना पड़ रहा है, यानी दाब क्या है आपका, ज्यादा है। यानी अगर हम लोग उसको बात कर लें प्रेशर की, यानी उच्च दाब, क्या अगर हम लोग बात कर लें यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका उच्च दाब या हाई प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है, उच्च दाब और निम्न ताप, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट की जरा सी बात कर लें तो इस पॉइंट में देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो चीजें हम आपको समझाना चाह रहे हैं शायद ही आपको किसी किताब में देखने को मिले, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से चीजें आती हैं। आप जब कई बार टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ाते हैं तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, तो ये वही ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें टेम्परेचर की, तो कहेंगे सर वाह, आपने तो टेम्परेचर हमको यहां से लगा करके यहां तक चला दिया, यानी टेम्परेचर कैसा होगा, उच्च ताप होगा, क्या होगा यहाँ पर, उच्च ताप होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लें दाब की, तो कहेंगे सर दाब तो यहाँ पर बहुत कम हमको चलना पड़ रहा है, यानी जो आपकी वाई एक्सिस है इस पे तो आपको बहुत ही कम चलना पड़ रहा है, यानी जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है ये तो हाई है, लेकिन जो प्रेशर है ये क्या है, लो है, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्न दाब, क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्न दाब, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका निम्न दाब, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है आपका हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इस ग्राफ को जरा सा बनाइए, ठीक है, बट अभी सिर्फ लाइन डायग्राम बनाएगा, हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो समझिएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, समझा लें फिर आप अच्छे से बनाइएगा। देखिए समझिए मेरी बात को, अगर हम लोग ठोसों की बात करें, किसकी बात करें, ठोस पदार्थों की बात करें, तो आप कहोगे सर उनका आयतन, आकृति सब कुछ निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि उन पर दबाव क्या होता है, चारों तरफ से समान रूप से पड़ रहा होता है, और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एक निश्चित बॉन्डिंग में होते हैं, एक निश्चित क्या होते हैं, बॉन्डिंग में होते हैं। इसलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उन पर दबाव कैसा होता है, उन पर दबाव उच्च होता है, और उनका टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। अगर आप उसे ना हाई टेम्परेचर दे दें तो वो भी गल जाएगा। जैसे लोहा समझ लीजिए, आप क्या करते हैं, जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। सोना देख लीजिए, सोने को अगर आप क्या दे देंगे, ढेर सारा टेम्परेचर दे देंगे तो सोना भी आपका क्या हो जाएगा, सोना कितना सोना है, गल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो आपका मतलब मेल्ट हो जाएगा। इट मींस जो ठोस पदार्थ हैं, जो क्या है आपके ठोस पदार्थ हैं, इनके लिए क्या होता है, उच्च दाब और निम्न ताप, क्या होता है, उच्च दाब और निम्न ताप। एक आईएएस के पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं ठोस के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपको दिया हुआ था उच्च ताप, निम्न दाब, निम्न ताप, उच्च दाब, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर है, द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज द आइडियल स्टेट फॉर द सॉलिड स्टेट एटम्स। इट मींस अगर आप बात करें ठोस पदार्थों की, तो जो उच्च दाब है, क्या है आपका उच्च दाब है, और निम्न ताप है, ये क्या होता है, ठोस पदार्थों के लिए आइडियल स्टेट होता है, ठीक है, आइडियल स्टेट होता है। अब जरा सा हमारी बात को समझिएगा, अगर हम लोग बात कर ले
यहां पर निम्न क्या है आपका, यहां पर आपका निम्न दाब है और उच्च ताप है। अब मुझे एक बात बताइए, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के, जो मॉलिक्यूल किसके होते हैं, गैसेस के या गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर दबाव तो होता ही नहीं है, एक इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मतलब क्या, कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता इनके ऊपर, लेकिन इनकी टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। और या हम लोग यूं कह ले सर, आपके टेम्परेचर हाई होने की वजह से कोई दबाव नहीं रहता, क्यों भैया, खूब ढेर सारा आपने टेम्परेचर दे दिया, अब मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई तो कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं। इट मींस क्या कि जो आपके गैसेस स्टेट होती है, अगर आपसे कोई पूछे गैसों के लिए, आपकी गैसेस के लिए आइडियल स्टेट क्या है, तो आप बताएंगे सर गैसेस के लिए क्या होता है आपका, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज द आइडियल स्टेट फॉर द गैसियस स्टेट। मतलब क्या, अगर आप बात करेंगे किसी भी आदर्श गैस की, किसी भी आदर्श गैस की, तो होगा क्या, करेंगे किसी भी आदर्श गैस की, किसी भी आदर्श गैस की, तो होगा क्या उसके लिए आपका निम्न दाब और उच्च ताप, यानी आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, ठोस अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए, लिखिए ठोस अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए उच्च दाब और निम्न ताप, ठोस अवस्था के लिए उच्च ताप और निम्न दाब जरूरी होता है, जरूरी होता है, तथा गैस अवस्था के लिए, तथा गैस अवस्था के लिए, तथा गैस अवस्था के लिए निम्न, गैस अवस्था के लिए निम्न दाब उच्च ताप आवश्यक होता है। इस ग्राफ को बना लीजिए, एक सेकेंड में इस ग्राफ को बनाइए। ठीक, आप समझिएगा हमारी बात को, इसी ग्राफ को आपने बनाया है, आप समझिएगा। एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे सॉलिड से, अगर मुझे क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो क्या कहेंगे, सर आप एक काम करो, ये जो टेम्परेचर आपने लो दे रखा है ना, इस टेम्परेचर को आप हाई कर दो, इस टेम्परेचर को आप क्या कर दो, हाई कर दो, और जो आपने चारों तरफ इसको दबा करके रखा है ना, प्रेशर को कम करो। सर जैसे आप दबाव को कम करोगे और जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वो क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इस बात को भी आप लिख लें, लिखिएगा, ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए उच्च ताप, उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर और निम्न दाब, और निम्न दाब जरूरी होता है, निम्न दाब जरूरी होता है, निम्न दाब जरूरी होता है। ठीक है, निम्न दाब जरूरी होता है। अच्छा सर एक बात और यहां पे भी सीख लें, यहां पे भी अगर हम ऐसे सीखेंगे, सर एक बात मुझे बताएं, जो गैस है इसको अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, भैया मेरे अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है तो जितना ज्यादा इसको टेम्परेचर देख बैठे हो इसको कम कर दो, है ना, जितना ज्यादा इसको तापमान आप दे करके बैठे हो, इस तापमान को आप क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, और जो इस पे दबाव बिल्कुल नहीं लगाओ, कुछ तो दबाव लगाओ भाई मेरे, अगर आप कुछ दबाव लगाएंगे, कुछ थोड़ा सा दबाव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे अगली लाइन में लिखेंगे, लिखिएगा, गैस से लिक्विड बनाने के लिए, या ऐसे लिखेंगे, गैसों से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए, गैसों से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए ताप कम तथा दाब अधिक होना चाहिए, ताप कम तथा दाब अधिक होना चाहिए, ताप कम तथा दाब जो है वो अधिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिगर है, इसी फिगर से रिलेटेड एक और फिगर हम लोग बनाएंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा सा हम लोग समझते हैं कि है क्या। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर और बनाया, ठीक है,
ठीक, एक फिगर ऐसे बनाया, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें इस स्टेट की, तो ये आपका सॉलिड, ठीक है, ये आपका है लिक्विड और ये है आपका गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, गैसेस स्टेट। अब जरा सा हमारी बात को समझिएगा कि है क्या यहां पर। ठीक है, एक बात देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी दृश्य को सीधी कर दें। ठीक, आप समझिएगा, एक बात है, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है, ये हो गई आपके पास दो स्थितियां। ठीक है, आपको लिक्विड से किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, गैस से लिक्विड में चेंज करना है, तो आपके पास हो गई 3 और नंबर 4 परिस्थितियां। हो सकता है आपको गैस से डायरेक्ट किसमें, सॉलिड में, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आपको चेंज करना है, तो हो गई 5 और ये नंबर 6 की परिस्थितियां। इट मींस आपके पास पूरे के पूरे 6 कंडीशन है। आपके पास क्या है, पूरे के पूरे 6 कंडीशन है। सर इसको वहां पर ऐसे लिख लीजिएगा कि यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, टेम्परेचर लिखा था, और यहां पर हम लोगों ने प्रेशर लिखा था। ये पुराना वाला ही है, बट उसको थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। पुराना वाला ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब समझिएगा जरा सा हमारी बात को कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ठीक है, गैस से फिर सॉलिड में, इस तरह से हम लोग अगर चीजों को चेंज करते रहते हैं तो इस अवस्थाओं में हमारे पास जो है वो 6 कंडीशन होती है। इस अवस्था में हमारे पास 6 कंडीशन होती है। उन 6 कंडीशन का हमको जो है वो नाम लिखना है कि वो 6 अवस्थाएं क्या होती हैं। अच्छा, एक चीज आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर सॉलिड से डायरेक्ट गैस क्या बनता है। क्या आपने घरों में व्हाइट व्हाइट जो छोटी छोटी फेनैन की गोलियां आती है देखी है? आप छोटी छोटी गोलियां बक्से में डाल देते हो, कीड़े मकोड़े ना लगे, कुछ समय के बाद तो गोली क्या हो जाती है, गोली बन जाती है, उड़ जाती है, आपको दिखती भी नहीं। इट मींस वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है, आपका गैस बन जाता है। कपूर घरों में यूज होता है, आपने कपूर भी देखा होगा। कपूर को अगर आप शुद्ध कपूर को खुले में छोड़ दें, बात कर रहे हैं शुद्ध कपूर को अगर आप खुले में छोड़ दें तो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आजकल तो डुप्लीकेट कपूर आ रहा है, उसको कुछ भी करो उड़ने से रहा वो। ठीक है, आप समझिएगा जरा सा हमारी बात। ये 6 पॉइंट आपको लिखना है, ये 6 पॉइंट आपको लिखना है। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं, आप इनको एज इट इज ऐसे नोट कर लीजिएगा कि जब कभी भी आपको ठोस से यानी सॉलिड से किसमें बदलना होगा, द्रव में बदलना होगा। सॉलिड से किसमें बदलना होगा, द्रव में बदलना होगा। यानी आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना होगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहां भी इस चीज को ऐसे करके डिनोट कर सकते हो कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गलन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलन की प्रक्रिया बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अच्छा, सेकंड अगर हम लोग बात कर लें, लिक्विड से किसमें जा रहे हो आप, सॉलिड में जा रहे हो। यानी अगर आपसे बात कर लें सेकंड, द्रव से किसमें जा रहे हो आप, ठोस में जा रहे हो। किसी द्रव को ठोस में बदलना, किसी द्रव को ठोस में बदलना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हिमन या फ्रीज करना। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमन बोलते हैं। सेकंड क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग या हिमन हो गया। ठीक है, दो स्टेट हो गई, सॉलिड टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, तीसरी अवस्था देखेंगे हम लोग, अगर आपको लिक्विड से जाना है गैस में। ठीक है, ये यहां पर अलग है, इसको ऐसे मत समझिएगा, ये अलग है आपका। ठीक है, अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है और गैस से लिक्विड में जाना है, तो लिक्विड से गैस को आप लोग क्या बोलते हो, अभी कल ही आपने आपको पढ़ाया है कि वाष्पीकरण, वेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। अगर आप लिक्विड से गैस में जाते हो, यानी अगर आप द्रव से कहां जा रहे हो, अगर आप द्रव से गैस में जा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण
करण की प्रक्रिया, या हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा नहीं, चौथा वाला मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जब आप गैस से क्या होते हो, लिक्विड में जाते हो। जब आप गैस से लिक्विड में जाते हो तो इसको बोलते हैं संघनन। इसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं मेरे दोस्तों। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, जब कभी आप क्या होता है, गैस से जाते हो किसमें, द्रव में जाते हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं संघनन। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, संघनन की प्रक्रिया बोल देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघनन यानी कंडेंसेशन इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जब आप सॉलिड से गैस में जाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th के सिलेबस से चीजें पूछी जाती हैं। जब आप क्या होता है, कभी भी ठोस से गैस में जाते हो, जैसे आपका कपूर हो गया, जैसे आपकी फिनाइन की गोलियां हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। मैं यहां लिख देता हूं, यानी जब आप कभी भी ठोस से किस में जाते हो, गैस में जाते हो, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। छठा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। छठा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपका गैस से आपका जो है किस में जा रहा है, ये आपका गैस से सॉलिड में जा रहा है। किससे जा रहा है आपका, ये गैस से सॉलिड में जा रहा है। जब आप गैस से सॉलिड में जाते हैं तो इसको हिंदी में एक शब्द बोलते हैं जमाव। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द बोलते हैं जमाव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जमाव बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसकी अगर हम लोग इंग्लिश पर जाएं तो इसकी ढेर सारी मीनिंग्स है। अगर हम लोग इसके इंग्लिश पर जाएं तो इसके हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम लोग, रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 6 स्थितियां मैंने आपको बता दी कि कब 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 जो है आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 था, ठोस से अगर आप द्रव में जाते हैं तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग या गलन बोलते हैं। नंबर 2 था, अगर आप द्रव से ठोस में जाते हो तो उसे बोलते हैं हिमन। नंबर 3 था आपका कि आप अगर द्रव से गैस में जाते हो तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। नंबर 4 था आपका कि अगर आप गैस से द्रव में जाते हो तो उसे बोलते हैं संघनन। और नंबर 5 था, अगर आप ठोस से गैस में जाते हो तो इसे बोलते हैं आप ऊर्ध्वापातन। और नंबर 6 था कि जब आप कभी गैस से किस में जाते हो, जब कभी आप जो है वो गैस से ठोस में जाते हो तो इसे आप क्या बोलते हो, जमाव बोलते हो, या रिवर्स सब्लिमेशन इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है, और एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, इसी मतलब ग्राफ में ही हम लोग एक चीज और समझेंगे। एक एग्जाम में आया था कि ऐसा बिंदु जहां पर कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसा बिंदु जहां पर कोई भी पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव या गैस में, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, त्रिक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो मैंने फिर से वही एक छोटा सा ग्राफ बनाया। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बनाया, इसमें मैंने आपको जैसे दिया था, ठीक है, यहां पर आपका सॉलिड था, लिक्विड था, ये गैस था, ये ऐसा बिंदु है, ये ऐसा बिंदु है। ठीक है, ये ऐसा बिंदु है जहां पर कोई भी पदार्थ जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जहां पर कोई भी पदार्थ वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ऐसा बिंदु जहां पर जो है पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं या त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम लोगों ने प्रेशर लिया था, सबको पता है, यहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर लिया था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ सकता है, भगवान करे उठे भी, कि अगर हम लोग त्रिक बिंदु की बात कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो सर
ऐसा कौन सा प्रेशर होना चाहिए या ऐसा कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर जो है ये पॉसिबल है कि जल का त्रिक बिंदु हो। तो लिखेंगे आपका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ध्यान से लिखेंगे। प्रेशर जो होता है वो आपका कितना होता है, 611 पास्कल होता है। 611 क्या होता है, ये आपका पास्कल होता है। और अगर हम लोग तापमान की बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका तापमान होता है। अगर आप इसे केल्विन में लिखना चाहें तो 273.16 केल्विन, ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 273.16 केल्विन। ठीक है, ये क्या होता है, यानी 273.16 केल्विन और 611 पास्कल पर पदार्थ ऐसी अवस्था में पाया जाता है जो कि तीनों अवस्थाएं होती हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द एलिमेंट या किसी भी पदार्थ का त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, किसी भी पदार्थ का जो है वो हम लोग इसे त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दबाव क्या है, पास्कल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कल अगले टॉपिक में जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।